राइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक पंचम का सवाल हम लेंगे जो कि यूट्यूब से अपना सवाल पूछ रहे हैं। और मुकेश मेरे ख्याल से अच्छा, हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे तो आपका तारुफ ही नहीं कराया। हमारे साथ हेमंत उस्तगी, CEO वाइस इन्वेस्ट, और मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और चलिए शुरुआत करते हैं। पंचम का सवाल मैं लूँगी। मुकेश, आपके पास है ये सवाल। 5 लाख रुपए इनको एक मुश्त निवेश करने हैं और ये कह रहे हैं 14 साल के लिए निवेश करने हैं और 14 साल के बाद इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए और हर महीने ये SIP के ज़रिए निवेश कर सकते हैं मुकेश। और जानना चाहते हैं कि इस कॉर्पस के लिए ये कितना हर महीना जो है पैसा लगाएं म्यूचुअल फंड्स में ताकि 1 करोड़ रुपए 14 साल के बाद इन्हें मिल सके। किस तरह के फंड्स का चुनाव इनको करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक मुश्त 5 लाख भी हैं इनके पास जो इनको डालने हैं म्यूचुअल फंड्स में। ये भी इनका सवाल है कि कैसे रिटायरमेंट के लिहाज से कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं अपनी। बताइए क्या क्या रणनीति हो इनकी। सबसे पहले, करोड़पति क्या 14 साल में ये बन सकते हैं तो कितना निवेश करना होगा? थैंक यू कविता। पहली बात तो मैं पंचम जी को बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड के थ्रू जो ये रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं करोड़पति बनने के लिए, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। और अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि ये 14 साल में करोड़पति बन जाए। अब अगर इनकी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, ये जो करना चाह रहे हैं, इन्होंने बोला 1 करोड़ रुपए चाहिए और ये आज की तारीख में 5 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर मैं बात करूं टाइम होराइजन की, तो टाइम होराइजन 14 साल एक लंबा टाइम होता है और मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा ये इक्विटी फंड्स में करें। इक्विटी फंड्स नॉर्मली शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहता है, बट लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स का रिस्क काफी कम हो जाता है। तो 14 साल का टाइम होराइजन है, तो ये इक्विटी फंड में करेंगे तो बढ़िया रिटर्न आएगा। मेरे को ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया एक ग्रोइंग स्टोरी है, तो 14% का रिटर्न यहां से निकलना चाहिए। तो अगर ये 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 14 साल में कंपाउंड होके लगभग 31 लाख बन जाता है। तो ये कॉर्पस से जो 1 करोड़ है उससे डेफिनेटली कम है। थोड़ा शॉर्टफॉल रहेगा तो उनके लिए इन्हें SIP करनी पड़ेगी। और पंचम जी SIP के लिए भी कंफर्टेबल है। SIP बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि गोल लंबा है, 14 साल का गोल है। अगर ये महीने की 12,500 की SIP करते हैं तो ये पूरा मिला के 1 करोड़ का इनका गोल पूरा हो जाएगा। तो अब इन्होंने पूछा दूसरे पार्ट में कि SIP कहाँ करें और लमसम कहाँ डालें, तो इनको मैं 4 फंड रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो लार्ज कैप के लिए मैं इनको UTI निफ्टी इंडेक्स फंड रिकमेंड करूंगा। एक लार्ज एंड मिड मैंने इनके लिए सेलेक्ट किया है HDFC लार्ज एंड मिड कैप। एक मिड कैप के लिए निपॉन ग्रोथ फंड और स्मॉल कैप के लिए फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। तो मैंने कोशिश की है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, लार्ज, मिड और स्मॉल में। लॉन्ग टर्म में स्मॉल बढ़िया रिटर्न देते हैं, मिड भी बढ़िया रिटर्न देता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। और इन्हीं फंड में ये लमसम भी डाल सकते हैं। 5 लाख जो है लमसम डालेंगे, बट क्योंकि मार्केट महंगा है इस समय, तो एक बार में मैं इन्हें डालने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा ये STP करें या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करें। पहले ये पैसा डेट फंड में डालेंगे और वहां से इंस्ट्रक्शन देंगे कि 10 महीने में ये इक्विटी फंड्स में फंड हाउस धीरे धीरे मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इससे इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मार्केट टाइमिंग रिस्क कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये फंड्स में सेलेक्ट करें, लॉन्ग टर्म होल्ड करें और SIP करेंगे तो डेफिनेटली ये करोड़पति बनेंगे। साथ फोन लाइन पर नहीं है, पर 5 लाख कितने चरणों में इनको डालने चाहिए और कैसे STP के जरिए डालने चाहिए, ये क्या इसके पीछे प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कविता, ये इनफैक्ट आपने अच्छा सवाल पूछा क्योंकि कई लोग STP को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो मान के चलिए मैं एक UTI निफ्टी इंडेक्स फंड का एग्जांपल लेता हूं। अगर इनको UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में 2 लाख करने हैं तो ये UTI का डेट फंड सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि एक मनी मार्केट UTI मनी मार्केट फंड कर लेंगे तो 2 लाख उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और उसमें ऑप्शन एक होता है STP करने का, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान फ्रॉम डेट टू इक्विटी। तो UTI मनी मार्केट से इक्विटी में करेंगे। नॉर्मली मेरा इनको सुझाव होगा कि 10 महीने में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो एवरी मंथ ये ऑटोमेटिक पैसा 10 महीने में डिप्लॉय हो जाएगा। और जब तक पैसा डेट फंड में पार्क रहेगा, हमें डेट की यील्ड मिलती रहेगी, इंटरेस्ट रेट मिलते रहेंगे, लगभग 7% का रिटर्न वहां भी आना चाहिए। और ये इसे वॉच भी कर सकते हैं। मान लीजिए कल को मार्केट गिर जाती है तो लमसम स्विच भी कर सकते हैं मार्केट में। तो काफी फ्लेक्सिबल रहता है। और ये इन्वेस्टर्स के जिनके पास लमसम पैसा आता है, उनको ये STP का फायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए।
ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एसआईपी की राशि बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, अपने एसआईपी को स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप अप एसआईपी जो होती है वो क्या होती है, इसकी सही स्ट्रैटेजी कैसी होती है? बहुत दर्शक पूछते हैं कि 10% बढ़ाना चाहिए, 20% करना चाहिए या 30% करना चाहिए, क्या कोई इसको लेकर फॉर्मूला है? तो मुकेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टेप अप एसआईपी होती क्या है? अगर कोई अपनी एसआईपी की राशि को नहीं बढ़ाता है तो किस तरह से कमाई का मौका गंवा देता है? ज़रा ये उदाहरण के जरिए समझा कर बताइए। हाँ श्योर कविता, देखिए स्टेप अप एसआईपी की बात करें, अगर एसआईपी जो है पैसे को कंपाउंड करता है, स्टेप अप एसआईपी ऐसा है वो आपके कंपाउंडिंग में डबल कंपाउंडिंग शुरू कर देता है, वो डबल कंपाउंडिंग इंजन है। नॉर्मली क्या होता है, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। एक सर्वे के हिसाब से नॉर्मली इंडिया में देखा गया कि सैलरी जो है लगभग 10% हर साल बढ़ रही होती है, लोगों की इनकम नॉर्मली 10% बढ़ रही होती है। अब आप एसआईपी मान के चलिए 1,000 रुपए की कर रहे हैं। अब एक तरीका तो क्या है कि आप वेट करिए कि आपके पास सेविंग्स होंगी, आप 1-2 साल 3 साल में या 4 साल बाद आप नॉर्मली एसआईपी बढ़ाते हो या नहीं भी बढ़ाते हो और पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, खर्च हो जाता है। स्टेप अप एसआईपी में होता ये है कि आप हर साल अपना जो एसआईपी अमाउंट है एक परसेंटेज से बढ़ा देते हैं। नॉर्मली इन्वेस्टर वो 10%, 20%, 15% या 5% के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे उनको लगता है कि उनकी इनकम बढ़ रही है। अब एसआईपी जो आप नॉर्मली कर रहे हैं स्टेप अप में, ऑफकोर्स वो पैसा धीरे धीरे ज्यादा इन्वेस्ट होने लगता है, पर इसका मजा आपको कब समझ में आएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए हर इन्वेस्टर की इच्छा होती है वो एक करोड़पति बने। तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि अगर इन्वेस्टर महीने के 4,000 रुपए इन्वेस्ट करे 25 साल के लिए इक्विटी फंड में, और वहां पे अगर 14% की कंपाउंडिंग रिटर्न में मानूं, तो ये कॉर्पस 1 करोड़ का बन जाता है। तो कोई भी आज के दिन करोड़पति बन सकता है, और मेरे ख्याल से एसआईपी की अवेयरनेस काफी है, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। अब अगर मैं इसमें स्टेप अप एसआईपी की बात करूं, अगर इन्वेस्टर अपनी एसआईपी हर साल 10% से बढ़ा लेता है, तो जो 25 साल के बाद कॉर्पस होगा वो 1 करोड़ नहीं 2.25 करोड़ होगा। और अगर इन्वेस्टर उसको 20% स्टेप अप एसआईपी करता है हर साल, तो कॉर्पस 6.25 करोड़ हो जाता है। और अगर इन्वेस्टर काफी एग्रेसिव ग्रोथ में है, डिसिप्लिन ला सकता है, 30% की भी स्टेप अप एसआईपी कर सकता है, तो 25 साल बाद वो कॉर्पस 23 करोड़ का हो जाता है। तो 1 करोड़ से 2.25 से 6.5 से 23 करोड़, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस स्टेप अप एसआईपी करते रहिए और अपनी वेल्थ को ग्रो करते हुए देख सकते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो का वो हिस्सा, वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं। और हमारे साथ अगले दर्शक पवार साहब फोन लाइन पर हैं। पवार साहब नमस्कार सर, कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। मैडम मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। अच्छा सर। हाँ कोल्हापुर, मैं एक कोऑपरेटिव बैंक में प्यून का काम करता हूँ। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा और हम पर विश्वास किया ताकि हम आपको सही राह दिखा सकें। सर, आपने हमें फंड्स के सारे नाम तो दे दिए हैं, मैं जानना चाहती हूँ आप कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कब तक करना चाहते हैं। मैम मैं कोई आपका टीवी है ना, वो देख के मैं करता हूँ। मैं आपका शो है ना, वो देख के मैं इन्वेस्टमेंट क्या है, बाकी मुझे कुछ समझ में आता नहीं। और कुछ ये भी नहीं था जो आपके जो कहते हैं ना, वो आपके गेस्ट जो आते हैं वो जो बोलते हैं ना, एक्सपर्ट जो आपके आते हैं ना, वो आते हैं, वो बोलते हैं ना, उनके सुनकर ही मैंने यूज किया है सर। स्टॉक में भी धन्यवाद जी, आपसे जुड़ा हूँ और आपसे जुड़ने के बाद ही मेरा ये पहुंच शुरू हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मेरे पास शब्द नहीं है इस खुशी को बयां करने के लिए कि आपने जो भरोसा हम पर जताया है और इतना विश्वास हम पर रखा, और हमारे जरिए हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन पाए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। फंड्स के नाम मैं दोहरा देती हूँ, और मुझे फिर भी जानना होगा कि आप इसमें कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 5 वर्ष रहेगा है रिटायरमेंट को। 5 साल बाकी है मेरे रिटायरमेंट को। 5 साल बाकी रिटायरमेंट के लिए। 5 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। अभी मेरा 50 साल से चालू है। ठीक है, तो रिटायरमेंट है।
अच्छा, तो पवार जी अभी 1-2 साल से ही शुरू किया है क्या एसआईपी? हाँ, 1-2 साल के मैं बताता हूँ आपका जो शो देख देख के मैं उधर में उसमें आ गया था। पहले सुनता था अच्छा। बाकी को, हाँ। तो लेकिन हाँ। मुझे कोई भरोसा नहीं था। लेकिन आपके एक्सपर्ट अच्छा। और आपके जो स्टॉक स्लिप और दूसरे जो आपके हमेशा जो 2 हायर बोलते हैं ना, उनका मैं नाम जी। अभी मेरे याद नहीं आ रहा है। उनको सुन ठीक है। के मैं मार्केट में आया अभी। जी, नहीं हमारे सभी शोज़ के सभी पैनल्स पर बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट्स बैठते हैं और उन सब की तारीफ़ करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे बस एक और चीज़ जाननी है, क्योंकि आपने रिटायरमेंट के लिए ये पैसे जमा करने हैं, तो कुछ आपके अमाउंट है जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं कि अभी 5 साल के बाद मेरे हाथ में इतना पैसा आना चाहिए इस एसआईपी से, कुछ ऐसा सोचा है आपने? पवार जी? हाँ, 40 लाख? 30 लाख का 40 लाख। 30 से 40 लाख ना? हाँ, 30 या 40 लाख। ठीक है। ठीक है, पवार जी आप मेरे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं जिनके पास आपका सवाल है मैं उनके पास जाती हूँ। मुकेश, काफ़ी कुछ डिटेल्स पवार साहब की आपको पता चल गई हैं। 30 से 40 लाख रुपए इन्हें चाहिए, 5 साल के बाद इनकी रिटायरमेंट है, 1 से 2 साल पहले इन्होंने एसआईपी शुरू की है। अब बताइए किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को ये छांटे? देखिए, पवार जी का जो गोल है कविता 5 साल का है, लंबा टाइम होराइजन है। इन्होंने अभी रिसेंटली भी स्टार्ट की है, तो मेरे को लगता है इक्विटी फंड्स इनके लिए सही है अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे एसआईपी के थ्रू। एक एसआईपी का एडवांटेज ये भी होता है, मार्केट रिस्क ऑलरेडी कम हो जाता है क्योंकि अब डिफरेंट पॉइंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है इक्विटी इनके लिए बेहतरीन है, इन्हें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। जनरली इनके फंड्स अच्छे हैं, बट मेरे को लगता है 9 फंड बहुत ज्यादा है और काफी ओवरलैप है। जैसे मैं अगर ओवरलैप की बात करूं तो इनके पास 3 आईसीआईसी के फंड हैं, आईसीआईसी डिस्कवरी, मिड कैप, स्मॉल कैप। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जब कोई एक फंड हाउस अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसकी सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रही होती है, आपको इतनी स्कीम्स की जरूरत नहीं होती है। वैसे इनके पास 3 स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप, आईसीआईसी स्मॉल कैप, कॉन स्मॉल कैप। आपको इतने स्मॉल कैप फंड्स की जरूरत नहीं है, आप 1-2 स्मॉल कैप फंड भी ले लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो इनको मैं थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग सजेस्ट करूंगा। एक इनके पास आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड है, एसआईपी चल रही है, उसको आप स्टॉप कर दीजिए और उनको स्टॉप करने के बाद मैं इनको रिकमेंड करूंगा यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में करिए। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड एक लो कॉस्ट पैसिव इंडेक्स फंड है, स्टेबल रहता है पोर्टफोलियो, और सिंस इनके पास मिड स्मॉल में काफी ऑलरेडी है तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। एक इनके पास कोटक फ्लेक्सी कैप फंड भी है। कोटक का फ्लेक्सी कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है, एयूएम भी बड़ा हो गया है, तो शायद आने वाले टाइम में इतना बढ़िया रिटर्न नहीं निकले। इससे में भी एसआईपी स्टॉप करके ये यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि इनके पास टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो कि एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टर फंड बढ़िया रहते हैं अगर वो सेक्टर चलेगा, बट इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि रिस्क ज्यादा रहता है। आपको मार्केट टाइमिंग 2 बार करना पड़ता है, एक बार आपको एंट्री में राइट टाइमिंग करना पड़ेगा और एग्जिट भी आपको राइट टाइम करना पड़ेगा। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें याद होगा 2000 जो 6-8 की रैली हुई थी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने बहुत रिटर्न दिया था, बट अगर किसी ने 2008 में एग्जिट नहीं किया, उसको वापस उसी लेवल पे आने के लिए लगभग 10 साल लग गए। तो मेरा इनको सुझाव होगा सेक्टोरल फंड ना करें और कोशिश यही करें कि डाइवर्सिफाइड फंड एग्जिस्टिंग फंड्स में करें। एक और मैंने इनके पोर्टफोलियो में ऑब्जर्वेशन ये देखा कि इनकी जो एसआईपी अमाउंट्स है, किसी किसी अमाउंट स्कीम में 500 रुपए चल रही है, किसी में 12 चल रही है, 16 चल रही है, इवन नहीं है। तो मेरा सुझाव ये होगा, स्कीम को कंसोलिडेट करने के बाद आप इसमें सारी स्कीम्स में बराबर कर ले, तो पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन आपका सही हो जाएगा। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप करते रहिए, वैसे कोई पैनिक की बात नहीं है। ज्यादातर पोर्टफोलियो बेटर है, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है। थोड़े से चेंजेस कर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स लाइन में आ जाएगी और आपके गोल भी पूरे हो जाएंगे। अगर मुकेश उनको बढ़ाना हो तो किन फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सलाह देंगे आप? जैसे अगर इनको इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ाने बोलूं, इनके एग्जिस्टिंग फंड्स में ही मैं इनको इंक्रीज करने बोलूंगा। एक तो मैंने इनको यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ऐड करने बोला है, आईसीसी मिड कैप, मिरे मिड कैप, कॉन स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, ये बेहतरीन फंड है। फंड्स का सिलेक्शन इनका अच्छा है, तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उन्हीं में कंटिन्यू करें। जो एग्जिस्टिंग में स्टॉप करने के लिए बोला, आईसीसी स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने स्टॉप करने के लिए बोला है इनको। मुकेश, 30 से 40 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए एसआईपी की राशि कितनी बढ़ानी होगी? मेरे को लगता है कि इनकी जो एसआईपी की राशि है 5 साल में अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो पूरा हो जाएगा। अगर 14% की मैं रिटर्न मानूं तो मेरे को लगता नहीं इनको बहुत ज्यादा एसआईपी की राशि बढ़ानी पड़ेगी।
तो अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली पॉसिबल होगा। पवार साहब, आप अगर फोन लाइन पर मेरे साथ हैं तो अगर आप सलाह नहीं सुन पाए हैं तो यूट्यूब पर सुन सकते हैं। जो फंड्स के नाम शायद नोट डाउन नहीं कर पाए होंगे आप, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसके अलावा कोई और सवाल पूछना है? हमारे अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हैं तो मैं उन पर बढ़ना चाहती हूँ। इक्विटी में क्या कहूँ, इक्विटी का जो फंड है ना वो आपके देख के मैं लेता हूँ शेयर, वो म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं? हाँ, स्टॉक की बात कर रहा हूँ। स्टॉक जो है आपके मेरे जो ख्याल चैनल पे आते हैं ना स्टॉक, मेरे ख्याल से आप अगर स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो आपने रखा हुआ है तो हाँ, वो उस पर सलाह ना देके हमने आपके म्यूचुअल फंड्स पे फिलहाल सलाह दी है। अगर आप स्टॉक्स पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इसी नंबर पर अपने स्टॉक्स के भी सवाल पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए हम अब सवालों से थोड़ा सा हटकर कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। और अक्सर दर्शक हमें ये सवाल पूछते हैं कि बाज़ार में निवेशित रहने का सबसे सही तरीका क्या है, क्योंकि अब इतने सारे ज़रिए हो गए हैं बाज़ार में पैसे लगाने के लिए, तो सबसे सटीक और कम जोखिम वाला तरीका कौन सा है? तो मुकेश, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मेरी सजेशन यही है कविता कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन्वेस्टर का टाइम होराइजन क्या है। नॉर्मली इन्वेस्टर जो होता है वो सोचता है कि इक्विटी स्टॉक मार्केट रिस्की है, क्योंकि लोगों ने काफी बार लॉसेस बनाए हैं, लोगों का परसेप्शन है कि इक्विटी में रिटर्न नहीं बनता है। बट मेरे को लगता है ऐसा नहीं है। अगर इन्वेस्टर का टाइम होराइजन लंबा है तो इक्विटी बहुत सेफ हो जाता है। उसकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो विद टाइम होराइजन काफी बदलाव होता है। तो अगर इन्वेस्टर का टाइम होराइजन 5 इयर्स प्लस है तो इक्विटी बहुत ही सेफ है। इनफैक्ट डेटा के हिसाब से बैक टेस्टिंग किया गया कि अगर निफ्टी में कोई इन्वेस्टर 7 साल से ज्यादा करता है तो उसको मिनिमम रिटर्न अराउंड एफडी के आसपास, जो कि 7% है, उतना लगभग मिल जाता है। और अगर 5 साल भी कर रहा है तो लगभग 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा। तो इन्वेस्टर्स को कोई सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, टाइम होराइजन लंबा है, तो इक्विटी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल यह आता है दूसरा कि इक्विटी के अंदर क्या करें। इक्विटी के अंदर शेयर्स करें, म्यूचुअल फंड करें, पीएमएस करें, कौन से इंस्ट्रूमेंट में करें, ट्रेडिंग करें। देखिए, जहां तक मेरे को लगता है शेयर्स जो है, ऐसा नहीं है कि खराब इन्वेस्टमेंट्स है। शेयर्स करना चाहिए अगर 3 कंडीशन पूरी हो रही है। पहली कंडीशन है आपके पास नॉलेज है मार्केट की, दूसरी कंडीशन है आपके पास टाइम है, और तीसरी कंडीशन है आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आप मीट करते हैं तो आप डेफिनेटली शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, रिटर्न वहां भी निकलना चाहिए। बट अगर ये 3 कंडीशन नहीं पूरी हो रही है तो मेरा सुझाव होगा कि ये इक्विटी फंड्स को सेलेक्ट करें, क्योंकि जो इक्विटी फंड्स है एक हाईली रेगुलेटेड, हाईली ट्रांसपेरेंट, हाईली लिक्विड और हाईली कॉस्ट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है, जहां से रिटर्न निकल सकता है। फंड मैनेजर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो आपके बिहाफ में सेक्टर और स्टॉक सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए और आपको इसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग, गोल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है, आपके पास जो सेविंग्स आ रही है उससे आप एसआईपी करते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। मजे की बात है, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे एसआईपी के थ्रू रिटर्न बहुत बढ़िया निकल ही जाते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि आप एसआईपी करिए फंड में। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पोर्टफोलियो को ज्यादा ना देखें। ज्यादा देखेंगे तो आप उसमें कुछ छेड़खानी करेंगे, कंपाउंडिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी। हो सकता है कुछ स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रही हैं, वो लगभग सारी लॉन्ग टर्म में बढ़िया परफॉर्म करी जाती हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टेड रहें, उसको छेड़े नहीं। तो यही अगर करेंगे तो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि आप बाज़ार में निवेशित कैसे रह सकते हैं, सवाल ये है कि आप बाज़ार में कब तक निवेशित रहना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या है, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता क्या है, आप कितना निवेश कर सकते हैं, आप किस तरह के निवेश विकल्पों का चुनाव करना चाहते हैं। ये सवाल अगर आपके भी जहन में आते हैं तो ये शो और हमारे एक्सपर्ट्स आप ही के लिए हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका, मुकेश आपका, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आज भी हमारे साथ। और मुझे भी इजाज़त दें मनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, लेकिन हमेशा की तरह